बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। बड़े अफसोस की बात है और अफसोसनाक ख़बर के साथ मुझे प्रोग्राम को शुरू करना पड़ा है नाज़रीन। कराची में गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी जो है ना, उसके बिल्कुल करीब नाज़रीन एक बच्चा रात को गटर में गिर गया है, इसलिए क्योंकि उस गटर का ढक्कन कोई नहीं था। और ये आम है कराची में, थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ा सा पानी भर जाए सड़कों में, और अगर किसी सड़क पे ऐसे गटर का ढक्कन ना हो तो वहाँ पे बड़े सारे ऐसे अमवात होती हैं। कोई बच्चे गिर जाते हैं, कोई बुज़ुर्ग गिर जाते हैं, कोई बड़े गिर जाते हैं, किसी न किसी की डेथ ऐसे यूँ। और 3 साल का बच्चा, इमेजिन करें आप, उन पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी। उनका इकलौता बेटा, 3 साल का बेटा गटर के अंदर गिर गया और रात से जो रेस्क्यू वाले हैं ना, उस बच्चे को तलाश करने में लगे, मगर हमारे पास हैवी मशीनरीज ना होने की वजह से उसको तलाश भी नहीं किया जा सक रहा। और 9 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अल्लाह की कसम। उफ। देखें, एक तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे बहुत सख्ती से फोकस करना पड़ेगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इस पे फोकस करें। गवर्नमेंट कई बार ढक्कन लगा भी देती है, मगर एक और ये जो नशई है ना, ये जो सारे तमाशबीन है ना, ये ढक्कन उठा के ले जाते हैं, भेज देते हैं। अफसोस। अब इन नशइयों को भी क्या समझाया जाए कि आप किसी की मौत का इंतज़ाम कर रहे हैं, अपने नशे के चक्कर में ढक्कन लेके जाते हैं। कहीं कोई सरिया लगाओ कराची में, यूँ उठा लिया जाता है, यूँ निकाल लिया जाता है। कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, सरिये लगे होते हैं ना, पहले वहाँ पे सरिये लगाओ, वहाँ पे नशई सुबह रात को मजदूर लगा के जाएंगे, दूसरे दिन मजदूर के बाद वो जो है ना ले जाएंगे, नशई निकाल देंगे। किसी जगह उनको लोहा दिख जाए, किसी जगह इस तरह का कोई सामान दिख जाए, वो फ़ौरन ले जाते हैं। किस तरीके की सिक्योरिटी है, कैसा निज़ाम है कराची में। कोई ऐसे सख्ती होनी चाहिए, कोई रोकथाम होनी चाहिए, कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए, कोई देखना होना चाहिए कौन नशई है, नशइयों की पकड़ होनी चाहिए। अब वो कहा तो है उन्होंने 48 घंटों में सारे नशई के जो ये लोग हैं जो नशा सप्लाई करते हैं उनको वो पकड़ लेंगे, मगर देखते हैं कि इस दफ़ा एक्शन होता है कि नहीं होता। क्योंकि बड़ी सेफ्टी रखें अपने बच्चों की भी। आप ये मत सोचें कि ये कराची में हुआ था तो लाहौर में नहीं हो सकता, तो इस्लामाबाद में नहीं हो सकता, ये कहीं पे भी हादसा हो सकता है। एक तो अपने बच्चों को जब बाहर खेलने भेजें, कोई गली मोहल्लों में, या कोई दही लेने, या कोई सामान लेने, या स्कूल भेजें, या पढ़ने भेजें, या ट्यूशन भेजें, किधर भी भेजें, पहले जिस ट्रैक से बच्चे जा रहे हैं उस ट्रैक पे बच्चों के साथ जा के देखें कि बच्चे सही ट्रैक पे जा रहे हैं, उधर कोई गटर तो नहीं खुला हुआ, कोई नाला तो नहीं खुला हुआ, कोई खड्डे तो नहीं है, कोई रास्ता तो नहीं ख़राब। हर तरीके की सेफ्टी। और कोशिश करें अपने बच्चों को अकेले ना छोड़ें। या अल्लाह, अल्लाह ताला सब बच्चों के ऊपर रहम फरमाए और सब पेरेंट्स को जो है ना अपने बच्चों का साथ नसीब फरमाए। नाज़रीन, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमने बात करनी है नाज़रीन पोलियो के ऊपर। हमने जितनी भी रिसर्च की है ना नाज़रीन, उसमें जो पूरी दुनिया में जो 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे पोलियो के ऐसे केसेस हैं जो बहुत एक्टिव हैं और वो सामने भी आए हैं, उनमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सर फहरिस्त है। अब पूरी दुनिया में अगर ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है तो वाई इन पाकिस्तान स्टिल देयर। गवर्नमेंट तो फुल एफर्ट कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे कितना टाइम हो गया, फ़राल पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले कब से ये मुहिम चल रही होती है पोलियो के टीकों की। इतने पोलियो के टीके पिलाए जा रहे हैं, मैंने इतने पिए हैं, मगर ये इतने पोलियो के टीकों के बावजूद अभी भी पाकिस्तान में जो है शराब बड़ी मौजूद है, अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुई। इसकी रीज़न बताऊँ आपको, अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों ने ऐसी थ्योरीज बनाई हुई कि नहीं इसको पिएंगे तो अपाहिज हो जाएंगे, इसको पिएंगे तो हमारे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसको पिएंगे तो हमारे बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, इसको पिएंगे तो नस्लें ख़राब हो जाएंगी। भाई मेरी बात सुने, हमने अपने बचपन में पिए, हमें कुछ हो गया? कख नहीं हुआ कुछ। अब आप अपने बच्चों को नहीं पिला रहे, किस सोच से नहीं पिला रहे? ये अवेयरनेस नहीं है ना, ये जहालत है। अब प्यार मोहब्बत से तो मुझे लगता है हर दरवाजे पे जाके खटखटा के समझाया गया है। इस दफ़ा तो मुझे लगता है अगर आप लोग नहीं पिलाएंगे ना अपने बच्चों को तो फिर सख्ती करके पिलाना चाहिए। और आपको पता है कि कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे बेचारी मुहिम जाती है ना, इनको पोलियो के टीके पिलाने के लिए पूरी टीम्स जाती हैं, तो वहाँ पे वो उनको चित्तन मारते हैं
अरे यार खुदा का खौफ करो, तुम लोगों के लिए जा रहे हैं, तुम लोगों के लिए काम करें। एक गवर्नमेंट ने एक तो इनिशिएटिव लिया है कि इस तरीके से मुहिम जाएगी, तुम लोग के घर घर जाके डोर टू डोर जाके तुम लोग को वो पिलाएगी पोलियो को टीके, और तुम लोग आगे से वो सॉरी उसके ड्रॉप्स पिलाएंगी, और उसके बाद तुम लोग जो छितर मार रहे हो। ये जहालत तो दूर नहीं कर सकता कोई भी, ये दिमागी जहालत भी है और ख़ानदानी भी पीछे से जहालत ही चलती आ रही है। कुछ नहीं होता। अब इस बारे में बात करते हैं कि भाई पोलियो के टीके ना पिलाए जाएं तो क्या होगा। प्रोफेसर डॉक्टर अली अरशद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। बट देखें ये लोगों की, पहले तो इस पे बात करते हैं, मेंटालिटी स्टिल लाइक पीपल यू नो हेटिंग द पीपल हु इज़ कमिंग फॉर दिस। 2025 आ गया, अभी भी इस दौर में भी ऐसा चल रहा है। हाँ जी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। असल में जी अवाम को अवाम किसी मकसद से कहा जाता है, उनकी हायर थिंकिंग या हायर रीजनिंग उस तरह से नहीं होती है। और ये मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की नहीं, आप दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं उसमें अवाम ऐसी ही है। सो इन सब चीज़ों के बावजूद हमारा काम ये है कि साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड अवेयरनेस देना ज़रूरी है। अब इंफॉर्मेशन तो हर जगह मौजूद है, मगर क्या वो इंफॉर्मेशन साइंटिफिक एविडेंस पे मबनी है? नो। इशू ये आता है कि जब कोई इंफॉर्मेशन या कह लीजिए मिस इन्फॉर्मेशन होती है तो वो इतनी वायरल होती है कि वो वी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स आर नॉट वेरी वेल इक्विप्ड कि उसको हम कॉम्बैट कैसे करें। बट आई बिलीव कि दिस इनिशिएटिव इज़ वेरी गुड कमिंग ऑन नेशनल टेलीविजन, और यहाँ से आके अवेयरनेस यहाँ के थ्रू अगर जनरेट की जाए तो होपफुली लोगों के दिलों तक बात पहुँच जाएगी। अच्छा, अभी सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में? किस तरह मतलब हद तक जो है ना ये केसेस आपके सामने देखने को मिलते हैं? जी अभी करंटली तो जी हर साल की तरह इस साल भी केसेस मौजूद हैं। लास्ट अक्टूबर क्लोज होने तक तकरीबन कोई 30 केसेस पोलियो के जो है वो सैम्पलिंग के थ्रू डायग्नोज हो गए। अब इसके अंदर पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान निस्बतन बेहतर इनकी सिचुएशन है। बेहतर मैं इसलिए कहूँगा कि दोनों में से एक एक केस है। ज़्यादा मसला आ रहा है हमें केपीके के अंदर और इसके अलावा सिंध के अंदर, जहाँ ज़रा केसेस की थोड़ी सी 9 केसेस के करीब हमारे कह लीजिए सिंध के अंदर हैं, और रेस्ट आर ऑल इन केपीके। ये आप शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं या दूर दराज इलाकों की? नहीं, देयर आर डिफरेंट पॉकेट्स। और अमूमी तौर पे आप देखिए तो नेचुरल जियोग्राफी के अंदर आपका केपीके और जो सिंध के कुछ इलाके हैं इनका बॉर्डर ज़रा थोड़ा सा लेबाइल है। अच्छा। क्योंकि ये जो बॉर्डर के एरियाज हैं जहाँ पे ट्रांस माइग्रेशन होती है उधर ये ज़रा डिफिकल्टी ज़्यादा है। केपीके में मैं बात करूं तो केपी में नॉर्थ वजीरिस्तान सरे फहरिस्त है इस मामले में, और वहां आपको पता है ट्राइबल एरियाज बहुत ज़्यादा हैं। सो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लो डाउन सिंध में आ जाएं तो उसमें भी इंटीरियर सिंध के कुछ इलाके हैं जहाँ पे ज़रा थोड़ी सी इसकी पेनिट्रेशन, हमारा जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन उसकी ज़रा शरह कम है, और इस वजह से वहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि बाहर के ममालिक अगर हम बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो वहाँ पर तो पोलियो मोस्टली ख़त्म हो गया है, मगर अभी तक ये जैसे ये सिर्फ अवेयरनेस की आपको लगता है कि सिचुएशन की वजह से हमारे पाकिस्तान की शरह जो है अभी भी बढ़ी हुई है? नहीं, अवेयरनेस इज वन ऑफ द थिंग्स। अच्छा, आई ऑल्सो रिप्रेजेंट पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, और उसमें जो हमारा एमरजेंसी ऑपरेटिंग सेल है जो पोलियो के तमाम मुहिमात और इसकी वैक्सीनेशंस और उसकी प्रॉपर कवरेज हो रही या नहीं हो रही उसको मॉनिटर करता है। आई एम वन ऑफ द मेंबर्स इन द प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेल एज वेल एज अ टेक्निकल एडवाइजर। तो उसके अंदर जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसमें अवेयरनेस इज वन थिंग, मिस इन्फॉर्मेशन इज अनदर थिंग, और उसके अलावा देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। उसमें कुछ लोकल फैक्टर्स हैं, कुछ आप कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं, और उसके अंदर कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी हैं। तो ये एक आप यूं कह लीजिए इट्स अ पेंडोरा बॉक्स, इसको आप जिस सिरे से पकड़ेंगे आपको अगला सिरा नहीं मिलेगा। मगर इशू यही है लुब्बे लुबाब, अगर मैं समराइज करूं इस चीज़ को तो मल्टी फैक्टोरियल हर्डल्स हैं इसके अंदर, और हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना और अवेयरनेस जनरेट करना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, और उसके बाद बाकी चीज़ें मेरे ख्याल में बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएंगी। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि लोगों के जहन में ऐसा है क्या। वेलकम बैक। हम लोग पोलियो की वैक्सीनेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं, क्या इसमें वाकई ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये जो है ना लोग डर गए? कोई ऐसा हादसा हुआ था क्या? सीन क्या हुआ था? काश हादसा हुआ होता तो हम प्रूफ कर सकते।
एक्चुअली देखें, अफवाहों का ना कोई एंड नहीं हो सकता। सो किसी ने कह दिया कि जी कोई, सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मोहल्ले के अंदर किसी बुजुर्ग ने कह दिया कि जी नहीं जी ये यहूदी साजिश है जी, लेट्स नॉट गो देयर। तो मोहल्ले के जितने आम लोग हैं वो कहेंगे हाँ जी मियाँ साहब कह रहे हैं तो कोई बात होगी इसकी। अच्छा, रेस्ट अश्योर्ड ये जितनी भी वैक्सीन है, अगर मैं आपको एक समराइजेशन वाली अगर मैं स्टेटमेंट दूं तो उसमें ये वही वैक्सीन है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे तमाम ममालिक में अवेलेबल थी जब तक वहां पे पोलियो था। इशू ये है कि वहां पे पोलियो रेडिकेट हो चुकी हुई है। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो ओरल पोलियो ड्रॉप्स आ रहे हैं ये उन्हीं हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक बनी, इसकी क्वालिटी कंट्रोल उन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर है और इसकी कोल्ड चेन भी वैसे ही मेंटेन्ड है और हुकूमत इस चीज़ को बारहा इंश्योर कर रही है और हुकूमत एक तो अपनी जिम्मेदारी ले रही है अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो जितने इसके अंदर जो प्रोक्योरमेंट वाइज हुकूमत के पास पार्टनर्स मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल हैं और जिसमें रोटरी इंटरनेशनल और इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स ये सरे फहरिस्त हैं। प्रोक्योरमेंट के अंदर गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये पार्टनर करते हैं और फिर जब ये स्टेक होल्डर्स होते हैं तो आप यूं समझ लीजिए एक पैसिव सब प्रेशर भी है गवर्नमेंट के ऊपर कि दे नीड टू परफॉर्म। गवर्नमेंट मैं समझता हूं अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, मगर ये जो अफवाहें जब फैलती हैं सारा कुछ होता है तो कंप्लायंस फिर एंड यूजर के ऊपर आके जरा थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाती है। रीजन ये है कि वैक्सीनेशंस एक यूं कह लीजिए कि प्रिवेंटिव इलाज है। जब हम बीमार होंगे हम डॉक्टर के पास जाके इलाज जरूर करवा लेंगे, ड्रिप भी लगवा लेंगे, इंजेक्शन भी लगवा लेंगे, सब कुछ, मगर जब बंदा बिल्कुल ठीक है ना तो वो कोई बात कोई ज़हन में फिट नहीं होती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही है, पहले भी तो बच्चे इसी तरह से बढ़ रहे थे, अभी क्यों अभी भी आ गए, महीने बाद फिर आ गए, उसके बाद फिर आ गए, ये क्यों पिला रहे हैं? ज़रूर कोई ना कोई मसला होगा। सो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है, और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई बिलीव अवेयरनेस इज द सोल्यूशन। अवेयरनेस फाइनली। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि एक तो अगर किसी ने कोई एग्जांपल, अगर जिन ममालिक में ये जहाँ पे ख़त्म हो गया बिल्कुल भी, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या अभी भी वैक्सीनेशन इसकी जारी है या फिर वैक्सीनेशन भी फिर ख़त्म कर दी जाती है कि भाई इस मुल्क में तो ये काम फिनिश हो गया, अब यहाँ पे वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है? क्या चलता है, क्या सिनेरियो होता है? बेसिकली पोलियो से रोकथाम की वैक्सीन दो तरह की है। एक पोलियो के ड्रॉप्स है जो हम सबको पता है, और दूसरा इसकी इंजेक्टेबल फॉर्म है जिसको हम इनएक्टिवेटेड पोलियो कहते हैं। ओके। तो जहां पे तो ये प्रेवलेंट है वहां पे ओरल पोलियो ड्रॉप्स भी चल रहे हैं और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का एक इंजेक्शन लगाया जाता है। हमारे ईपीआई के अंदर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर दोनों में ईपीआई एग्जिस्ट करता है, ये रिजीम चल रही है। जहां पे रेडिकेट हो चुका हुआ है वहां पे इनएक्टिवेटेड पोलियो या इंजेक्टेबल पोलियो चलती है। रीजन ये है कि कोई भी यहां से पोलियो वायरस कैरी करता हुआ अगर चला गया फ्लाई करके वहां पे, तो वहां के सीवरेज सिस्टम के अंदर जब वो वायरस अफजाइश पाना शुरू करेगा, मामला वहां से आगे चलेगा, वहां पे फिर दोबारा चेन हो जाएगी अगर तो ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन अपनी रिजीम में नहीं रखते। ये सीवरेज सिस्टम से कैसे पता चलता है, ये मुझे नहीं समझ आई। इट्स डिफरेंट। देखें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वो जो बात करते हैं ना कि जी क्यों बार बार पिला रहे हैं, हमारे बच्चों को तो मिले हुए, एक्चुअली पोलियो वायरस का रिजर्वायर ह्यूमंस है और सीवरेज सिस्टम है। इसने दो जगह पे अफजाइश पानी है। अच्छा। सो एक वायरस गया ह्यूमन के अंदर, तो अगर ह्यूमन की इम्यूनिटी नहीं है तो रेप्लिकेट करेगा, डिजीज प्रोड्यूस करेगा। ऐसे है। वायरस के अंदर, वायरस जब सीवरेज के अंदर जाता है तो वहां तो कोई इम्यून सिस्टम नहीं है, वहां उसने रेप्लिकेट करना है, तो ये फीसिस में जो पाखाना होता है उसके अंदर रेप्लिकेट करता है, ठीक है। पोलियो वायरस से बचाव की जो ओरल वैक्सीन है जब वो पिलाई जाती है तो बच्चा उसको हजम करता है, बच्चे के अंदर जाके एक्टिवेट होती है, बच्चे के पाखाने के जरिए वो सीवरेज में जाती है और वहां जाके जो वायरस सीवरेज के अंदर अफजाइश पा रहा है उसको तल्फ करती है। सो दो तरह की सैंपलिंग होती है जी, एक केसेस की होती है जो हम देखते हैं वाइल्ड पोलियो वायरस से इतने केसेस आ गए, वो है ह्यूमंस के अंदर, और एक है एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है कि सीवरेज सिस्टम का सैंपल के अंदर को वायरस अफजाइश पा रहा है। मुहिम जब भी होगी, वो एनवायरमेंटल सैंपल जब पॉजिटिव आता है तो चंद किलोमीटर के रेडियस के अंदर वो मुहिम बार बार करते हैं, और मसला यही है कि पुअर कवरेज या सब ऑप्टिमल कवरेज की वजह से बच्चे पार्शली इम्यून होते हैं, इसलिए उनको डिजीज नहीं होती। जिसने एक भी दफा पिया हुआ है ओरल पोलियो के कतरे, उसको डिजीज नहीं हो सकती। माइल्ड फॉर्म के सिम्टम्स कुछ आ सकते हैं या कुछ हो सकता है, और अगर पूरा सीरीज 3 बार ओरल पोलियो ड्रॉप्स पिए हुए हैं तो फुली इम्यून है। उसके बाद वाली जितनी भी डोजेज आती हैं बदस्तूर, उसका काम यह है कि बच्चे के पखाने के जरिए सीवरेज में जाना
और सीवरेज के अंदर माहौल को स्टेराइल करना, वहां पे किसी भी पोलियो वायरस की अफजाइश ना हो। अच्छा, सो ये एक 2 वे सिस्टम के तहत हम प्रोटेक्शन करते हैं, अपनी भी और माहौलियात की भी। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, टेक अ ब्रेक। ओके, वेलकम बैक। हम लोग पोलियो के जो ड्रॉप है उसका अवेयरनेस यहाँ पे शो कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊँ कि इस तरीके के शो जो है ना, मैं कई कर चुकी हूँ, मगर आप में से कोई सुधर नहीं रहा। पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो अपने बच्चों को पिलाएं। ये जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने यहाँ से जो मुहिम चलाई हुई है, और आपके ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, गवर्नमेंट अपनी तरफ से फुल एफर्ट कर रही है, मगर आप लोग और लोग जितने भी हैं ना, इनकी तरफ से बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं। और ये शहरों से भी ख़बरें मिलने को आती हैं। जो रिसर्च है ये बताती है कि शहरों में भी बहुत से घर हैं जहाँ पर पोलियो के टीके पिलाने से मना कर देते हैं लोग। तो अब इसके ऊपर जैसे खेमे हैं, ठीक है, कोई ऐसे रोड्स वगैरह पे कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं, कुछ होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक कवरेज की बात है ना, हमने देखा है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर रूरल की कवरेज फिर भी निस्बतन बेहतर है, वहाँ कंप्लाइंस अच्छी है। अगर आप कंप्लाइंस की बात करें ना, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन की बात करें, तो जो आम शहरी हैं, खाना बदोश है, वो बड़े अच्छे पिलाते हैं। ज़्यादा हर्डल आते हैं अर्बन एरियाज से, जहाँ पे वेल ऑफ फैमिलीज होती है, वो कहते हैं नहीं जी, ओह नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट, इट्स नॉट गुड, इट्स कॉजेस हेल्थ हैजर्ड्स एंड ऑल दैट। सो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो ज़रा मामलात ज़्यादा उनके ख़राब होते हैं, तो उनको एजुकेट करना भी मुश्किल है। तो अब ये देखा आ रहा है कि ट्रेंड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स दीज सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशंस। वो कहते हैं हमारा तो हो गया हुआ, अब हमने नहीं पिलाना। अब होता क्या, बच्चा तो उनका प्रोटेक्टेड है, मगर उस एनवायरनमेंट के अंदर सैंपल पॉजिटिव ना आए, उसके लिए जो बार बार वैक्सीन की मुहिम चलती है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और नतीजतन क्या है, अभी तक अक्टूबर तक मंडी बहाउद्दीन में एक केस पॉजिटिव था, मगर अभी 2 महीने पहले गुलशन रावी के अंदर भी एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आ गया। यानी केस इज देयर इन मंडी बहाउद्दीन, ठीक है, उसके तो इर्द गिर्द उन्होंने वो करके, और वो जो एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने मुहिम चला दी, चत्तल्फ कर दिया। मगर लाहौर के अंदर अभी जो दोबारा मुहिम चली है पिछले दिनों, और उसके अंदर मैं यहाँ पे ज़रा आपकी वसातत से नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस दफ़ा थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट किया है। ओरल पोलियो वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारी तोहिमात थी, सो फिर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन दी गई है नीडललेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, और इसको प्रोक्योर करने के अंदर काफ़ी अच्छा खासा गवर्नमेंट का बजट लगा, कुछ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन ने भी साथ हेल्प की। फ़ायदा ये हुआ कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी ज़रा डाउन जा रही थी, तो इनएक्टिवेटेड के साथ हमने काम कर लिया, और इनएक्टिवेटेड के जो रिजल्ट्स हैं वो रिसर्च बेस्ड अगर मैं बात करूं तो इट इज़ मोर पोटेंट इन इरेडिकेटिंग द पोलियो वायरस। ओरल पोलियो वैक्सीन जरा सस्ती होती है, इसलिए प्रोक्योर ज्यादा इजीली हो जाती है। उसका काम है कंट्रोल करना, यानी वो वायरस को कंट्रोल करता, कंटेन करता। जो इनएक्टिवेटेड है, जो इंजेक्शन, वो सिरे से इरेडिकेट कर देता है। तो होपफुली ये जो मुहिम अभी पिछले दिनों चली है फ्रैक्शनेटेड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की नीडललेस टेक्नोलॉजी के जरिए, ये 15 साल तक के तमाम बच्चों को स्कूल्स में दी गई, और इसके अलावा घरों में भी ये लोग आए, इन्होंने दिया। और उसका सिर्फ एक ही उसके पीछे एजेंडा था कि जो सर्कुलेटिंग वायरस जो है, अब मैं इम्यून हूं अगर, तो वायरस मेरे अंदर आ जाएगा, मगर आप यूं समझिए, आसान समझाने के लिए, कि प्रोटोकॉल लगा हुआ एक प्रोटोकॉल लगा के बैरिकेड लगा दी, वो यहां से आएगा और सीवरेज में चला जाएगा, ठीक है। मगर अगर मैं इम्यून नहीं हूं तो वायरस आएगा और पूरे शहर में फैल के शहर में सत्यानाश कर देगा। सफाई से इसका कितना ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। ये फैलता कैसे है, किस तरीके से? खाने से फैलता है, गंदे खानों से, गंदे एनवायरनमेंट से, किस तरह से फैलता है? देखिए, सीवरेज में वायरस है, और पुराने जो लाहौर है, और इवन लाहौर की अगर मैं बात करूं, हम लाहौर में बैठे हैं इस टाइम पे, तो वहां की जो वाटर पाइपलाइंस हैं वो भी करीब करीब ही हैं। Okay. जहां पे कहीं इनका ब्रेकेज होके इम्तजाज होगा इनका आपस के अंदर, वहां पे ये वायरस पानी के जरिए माउथ में जाएगा। तो इट्स अ फीको ओरल रूट। अच्छा, पानी के जरिए? फीको ओरल रूट माउथ के जरिए जाता है। फिर जो हमारी ईटरीज हैं, जो हमारे स्ट्रीट फूड्स हैं, अब वो कितना हाइजीन का ख्याल रखते हैं, कितना नहीं रखते हैं, अब ये एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि वॉशरूम से आया, हाथ जैसे भी तैसे करके धोए,
उसके बाद अगर वो फूड बिजनेस के अंदर है, उसने उसी हाथ से अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो खुद तो इन्फेक्ट होगा ही, मगर जब घर में जाएगा तो तमाम इस तरह से ये फैलता है। मतलब वो जो कमज़ोर इम्यूनिटी अगर किसी की है तो क्या उसमें भी बहुत ज़्यादा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसमें भी देखा जाएगा इसको? स्ट्रॉन्ग के अंदर तो वो वायरस आता है बॉडी के अंदर और वायरस सिक्रीट कर देता है ह्यूमन बीइंग, बच्चा भी और एडल्ट भी। मगर अगर इम्यूनिटी थोड़ी सी भी प्लस माइनस है तो उसके कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। इसीलिए हाई रिस्क एरियाज हैं पाकिस्तान, जिस तरह आपने 2 कंट्रीज के नाम लिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान। हाई रिस्क के अंदर वी नीड टू अपने इम्यून सिस्टम को अपने बार बार रियलाइज करवाने से, दोहराई नहीं करते हम सबक की कि जी ये वायरस अगर आ गया तो इसको बॉडी में से या तो तल्फ करना है या जब निकले तो उस सूरत में निकले कि इनएक्टिवेटेड हो जाए। अच्छा, आखिरी सवाल, जब घर घर जैसे ये आपको पता है जाते हैं डोर टू डोर, इसकी जो है ना ये अपनी पूरी मुहिम चलाते हैं, 5 साल के बच्चों तक पिला रहे होते हैं, तो मेरे घर के तो बाहर जब बेल बजती थी, और फराल को अगर मैंने, मेरी 10 साल की बेटी है, उससे पहले जब भी मैंने पोलियो के टीके पिलाए उसको जब वो छोटी थी, तो वो जब बेल बजती थी पोलियो के टीके पिलाने आती थी, तो वो जब पोलियो के टीके अंदर देती होती है ना पिलाने के लिए, तो मैं तो खुद भी पी जाती थी। तो बड़े पी सकते हैं या बस एवी मैं गलत बात ना फैला दूँ? बड़े पी सकते हैं। इसमें एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जो हामला खवातीन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं ले सकती हैं, ठीक है। और इसकी प्राइम एग्जांपल ये है कि आप अगर पी भी लें तो इट्स गुड, आपकी इम्यूनिटी एज एन एडल्ट ओवरऑल ठीक ही होती है। अच्छा, नुकसान कोई नहीं है बड़ों को? 5-6 ईयर्स तक इम्यूनिटी जो है ना वो मुमी तौर पे लेबाइल होती है, उसके बाद वो फ्लूइड हो जाती है और एक सतह पे मेंटेन रहती है। अच्छा। और एडल्ट्स की निस्बतन अच्छी होती है अनटिल अनलेस उनको कोई क्रॉनिक डिजीज ना हो, इस तरह का मामला ना हो। हामला खवातीन ओरल पोलियो वैक्सीन के ड्रॉप्स नहीं ले सकती हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर या आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब ठीक हो जाए उनका सारा बर्थ के बाद, वो ले सकती हैं। इसकी जो एग्जाम्पल है वो ये है कि मैंडेटरी है कि अगर कोई आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने ओरल पोलियो वैक्सीन की इम्यूनाइजेशन अप टू डेट होनी चाहिए। तो एडल्ट्स 2 कतरे पी के कुछ सेंटर्स हैं जो कि ये स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन देते हैं कि ट्रैवलिंग से पहले आपने वहीं से, और वो हुकूमती इदारे हैं, सो वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आप ट्रैवल करेंगे। कहीं आप इमिग्रेशन करवाएं किसी अच्छे मुल्क के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज या इसके अलावा, तो वो आपसे ये सर्टिफिकेट मांगते हैं। सो मैंने तो बचपन में पिए हुए थे, मगर जब मैं ट्रैवल करूंगा तो वो 2 कतरे पी के सर्टिफाई करवा के and then I'll move। कितने मज़े से कहा, किसी अच्छे मुल्क के अंदर अगर आप इमिग्रेशन या ट्रैवल करें तो वो आपसे मांगते हैं, ठीक है, मगर हमारे पास कोई भी ट्रैवल करे हम कुछ भी नहीं मांगते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। बहुत ज़बरदस्त मेहमान है अभी मेरे साथ और टॉपिक भी बड़ा ज़बरदस्त है। आज का जो टॉपिक है ख़ास डिज़ाइन भी इन्होंने किया है। मेहमान है मेरे अली अजमल साहब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं और बहुत लोगों की सोच को पकड़ के समझ के जो है ना फिर हमें बात समझाते हैं। तो आज हमने बात करनी कि जब हम शादी करें तो शादी के लिए जो हमारा लाइफ पार्टनर होना चाहिए उसका इंतखाब कैसे करना है। हम बात तो ये करते हैं ना, उसमें ये खूबी होनी चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, लड़की अच्छे घर की होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़की भी पीछे से पैसे वाले घर की हो, कोई गरीब घर की ना हो। ये सारी हमारी डिमांड्स हैं। डिमांड और इंतखाब में फ़र्क होता है। इंतखाब होता है जिसको आप अपनी ज़िंदगी के लिए चूज़ कर लेते हैं। डिमांड वो होती है जो आप सोच रहे होते हैं ना, जो दिमाग में अपनी ख्वाहिशें और अपने एहसासात जो हैं उनको जब ब्लेंड करते हैं तो वो आपकी एक डिमांड बन जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से इंतखाब करें, ठीक है। डिमांड तो हर कोई कर सकता है, मगर इंतखाब कैसे करना है। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? आई एम फाइन, थैंक यू। आज का टॉपिक तो आपने बड़ा अच्छा बताया। आज ये टॉपिक आपके दिमाग में कैसे आया, क्योंकि आज का डिज़ाइन ही आपने किया टॉपिक? जी बिल्कुल, आज का टॉपिक का डिज़ाइन करने का मकसद ये है क्योंकि देखें कि आजकल हमारे माशरे में मैं समझता हूँ कि जितने घरेलू मसले चल रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि किसी ना किसी स्टेज पे हमें इस माशरे में रिलेशनशिप एमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। क्योंकि आजकल आप देखें कि इस कदर रिलेशनशिप के मसले हैं, इस कदर घर टूट रहे हैं
कि अब आजकल जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो अदालतों में केसेस हैं वो ये खुला और डाइवोर्स के हैं और उसके बाद चाइल्ड कस्टडी के हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस कदर घर जो है वो टूट रहे हैं, हालांकि टूटने तो नहीं चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि आज का माशरा जिस तरफ चल पड़ा है, अगर इसको ना रोका गया, अगर ये मामलात पे बात ना की गई, अपनी जो डायरेक्शन है वो दुरुस्त ना की गई, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज में मैं समझता हूं कि इस माशरे में रिलेशनशिप इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अब उसमें आप देखें कि ये जो घर आजकल ख़राब हो रहे हैं, टूट रहे हैं, जैसे कि टूटने नहीं चाहिए। देख इसमें एक मैं पहले बात बता दूं कि देखिए जो डाइवोर्स है या खुला है, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं। ये तो आपको इस्लाम ने भी हक दिया है और मुल्क पाकिस्तान के कानून ने भी आपको हक दिया है कि अगर आपके कुछ मामलात नहीं है तो ये एक आपकी प्रोटेक्शन है। खुला के भी मैं खिलाफ नहीं हूं, हक में हूं कि औरतों को एम्पावर्ड किया, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप देखें वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इतनी ज्यादा डाइवोर्सेस, इतने ज्यादा खुला हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि चीजें कहीं ना कहीं गलत हो रही हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोनों इंसान ही बहुत अच्छे होते हैं, बड़े एजुकेटेड, बड़े एक दूसरे को समझने वाले, लेकिन नहीं निभती। इसमें कोई मजाइके वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अपने रास्ते जुदा कर लें। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि जी हम समझदार हैं, हम बड़े हैं, हमें सदियों की समझ है, उस बेस पे जी हम फैसला करते हैं शादियों का, इनका, तो फिर वजह यह है कि कहां पे है आपकी विजडम? ये क्यों माशरे में आजकल इस तरह की चीजें हो रही हैं? और इसमें सबसे जो एक मेन चीज है कि जो इतने ज्यादा हमारे आजकल घरों में मसले हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि हम पार्टनर को जो चूज करते हैं, पार्टनर का जो इंतखाब करते हैं, वहां पे ही हम गलती कर देते हैं। बेसिकली चॉइस, हमारी सिलेक्शन गलत Exactly. होती है। हम हाँ जिसके साथ जी, जिंदगी गुजारना जी। चाह रहे हैं। अब आप देखें कि यहां पे ना दो चीजें होती हैं। इंतखाब दो तरह से ही होता है, या तो इंसान खुद करता है या फिर उसके बड़े कर देते हैं। अब किसी भी हवाले से आप, अच्छा इसमें फिर देखें कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो अलैदगी की रेशो दोनों में ज्यादा है, बल्कि जो खुद इंतखाब करते हैं ना, इस माशरे में ये देखा गया कि उनमें अगर स्टैटिस्टिक्स देखें कि खुद के पसंद से इंतखाब किया था या वालदैन की मर्जी से किया था, तो जिन्होंने खुद के पसंद से किया होता है उनके ज्यादा सेपरेशन है। लेकिन मैं इस चीज को डिस्करेज नहीं कर रहा। देखें जो शादी है वो तो पसंद की होनी चाहिए ना, नापसंद की तो शादी नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल औरतों को, मर्दों को, हर एक को अपने पार्टनर का इंतखाब करने का हमें बहरहाल राइट देना ही चाहिए। अब बात यह है कि इंतखाब किया, अपनी मर्जी से किया, या हमने कर दिया वालदैन की मर्जी से। इंतखाब जहां पे गलत हो गया ना फिजा, अब ज्यादातर चांसेस ये हैं कि ये रिश्ता आपका नहीं निभेगा। और उसमें फिर ये देखें कि अच्छा रिश्ता जो निभाना होता है ना, रिश्ता निभाना बचाना, जिस माशरे में हम रहते हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आमतौर पे हम कह तो देते हैं कि जी फिर क्या होगा, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमने ज़रा रियलिस्टिक होकर देखना है कि उसके बाद लड़के के लिए भी मामलात मुश्किल हो जाते हैं और लड़की के लिए भी मामलात मुश्किल हो जाते हैं। अब आप देखें कि इसमें मैं समझता हूँ कि एक एक्सट्रीमिस्ट सोच का भी एक एलिमेंट है कि आमतौर पर हम एक्सट्रीमिज्म को ज़रा मजहबी फ़िरके के साथ जो है वो एसोसिएट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ लिबरल एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं जो कहते हैं और छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं है, घर क्या होता है, तो आ जाओ, छोड़ दो उसको, ये ऐसा है या ये ऐसी है वगैरह वगैरह। तो ये बहरहाल इस चीज पे जो कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं, अच्छा मैं फेमिनिज्म के भी खिलाफ नहीं हूं मुझे, लेकिन मसला ये है कि ये इस पे कि एक दूसरा टॉपिक है, इस पे फिर किस दिन बात हो सकेगी कि आजकल ये जो हमारे नाम नहाद सोशल मीडिया के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जी इनको मैं इंटेलेक्चुअल्स कहूंगा क्योंकि इन्होंने हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा किया हुआ है। देखे ना, उसमें कोई क्वालिफिकेशन की तो जरूरत है नहीं, और सोशल मीडिया पे जो मर्जी बड़ी बड़ी डिग्रियां अपने साथ लगा लो। आपको पता है क्वालिफिकेशन की जरूरत है, उस डिग्री का नाम है जहालत। एग्जैक्टली और वो अच्छा इसमें देखे ना, ये एक बड़े मजे की बात है फिजा, जो जितना बड़ा जाहिल है ना उसने अपने साथ उतना ही बड़ा टाइटल लगाया होता है, सबने नहीं। सोशल मीडिया पे वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां अपने साथ लगाते हैं जिनका उनको ज्यादातर को मतलब नहीं पता। अच्छा फिर उसमें एक और चीज आ रही है, पहले ये होता था ना, अब ये बात बार सोशल मीडिया की तरफ निकल जाएगी, मैं टॉपिक पे वापस आता हूं, लेकिन एक बात करता चलूं। पहले हमारे ये होता था कि ये जो कुछ सॉरी टू से कुछ आवारा लड़के होते थे ना, वो रात को इकट्ठे होते थे और फड़ियां मारते होते थे, एक दूसरे से बड़ी बड़ी बातें करते थे, और उनमें से कोई ऐसे करके फिलॉसफी भी मारता
आता था। आजकल वो चौकों पे ऐसा काम नहीं करते, आजकल वो क्या करते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं और जो फड़ियां उधर मारते थे वो मोबाइल के सामने मारते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। अच्छा, और उनके फिर जो फॉलोअर्स हैं वो उनका भी मेंटल कैलिबर उतना ही होता है जो उनको फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली अब जो कोई साइंटिस्ट को फॉलो करेगा तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा या बच्ची करेगी ना। तो अभी देखिए ये बहरहाल बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, इंतखाब से हम हट गए, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जो कि मैं समझता हूं बहरहाल बहुत ज्यादा जरूरी थी लोगों को बताना। इस पर डिटेल में फिर किस दिन बात हो सकेगी। अब ये भी मुझे बताएं, जो इंतखाब किया जा रहा है उसमें से मुझे लगता है एक ऑप्शन तो ये भी है कि अगर किसी बाप ने या किसी माँ ने अपनी बेटी का कोई रिश्ता ढूंढना है तो एक इंतखाब ये भी ज़रूर कर लीजिएगा कि वो लड़का जो है ना तो वो टिकटॉक पे हो, लाइव पे हो, ना सोशल मीडिया पे हो। और मैं तो आपको बोलूँगी कि शोबिस से भी ना हो। मैं तो सादी सी बात बोलूँगी, अपनी बेटियों को ऐसे घर में भी आए जहाँ पर वो जो लड़का है कोई मेहनत करता हो, पढ़ता हो, लिखता हो, कोई तालीम हासिल करता हो, क्योंकि शोबिस में एक्टर होना कोई काम नहीं है, ये एक आपकी हॉबी है मैं तो कहूँगी। क्योंकि पाकिस्तान में तो उसका ऐसा कोई ऐसा निज़ाम भी नहीं है और एक उसका बिज़नेस होना, एक्टर को बिज़नेस नहीं होता ना। इसलिए मैं बच्चों को आज के दौर को ये समझाना चाह रही हूँ। आजकल तो मैं कुछ एक्टर्स देखती हूँ जो पहले तो ये होता था ना कि लोग किसी एक्टर की वीडियो या पिक्चर्स बना रहे हैं कि कोई किसी के साथ सेल्फी ले रहा है तो अपलोड करते हैं। आज के दौर में अगर कोई एक्टर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई टिकटॉकर है, हल्का सा फेमस भी है, तो वो एक्टर्स सेलिब्रिटीज़ में देखती हूँ लोगों को फ़ोन देते हैं कि ये मेरे पास पिक्चर खिंचाने आ रहा है, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो नहीं बनाई तुमने, इतने लोग मेरे से वीडियो बनाओ। तो वो जो वीडियो बनाते हैं फिर वो अपने अकाउंटों पे अपलोड करते हैं। और हम जब ये इस तरह के लोगों को देखते हैं कि कोई इस तरह की चीज़ें अपलोड कर रहा है, हम उनको स्टार भी समझते हैं। उन्हीं के अकाउंट पे वीडियो अपलोड है और हम कह रहे हैं वाह कितने लोग इनसे पिक्चर खिंचा रहे हैं, ओ ये स्टार है, हो ना हो पावे बा स्टार है। तो ये हम ऐसे लोगों से रिश्ता भी आएंगे अपनी बेटियों का। प्लीज़ सिलेक्शन के बारे में बताएं कि सिलेक्शन कैसे करनी है। देखें जी, जो इंतखाब है, सिलेक्शन करनी है, इसमें आप कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी है और फिज़ा ये देखनी ज़रूरी है। मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि अगर हम इंतखाब ठीक कर रहे हैं तो फिर ये जो लोग सुन रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ना कि इतने घर क्यों टूट रहे हैं, क्यों इतने मसले हो रहे हैं। अगर हम बड़े अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी ये क्यों मामला खराब हो रहे हैं। तो इंतखाब हमें कैसे करना है, देखें ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है हमने इंतखाब करते वक्त जो कि ज़रूरी हैं और उन चीज़ों को छोड़ना है जो कि ज़रूरी नहीं है। अब ज़रूरी क्या होता है, देखिए जब आपने ख़ास तौर पे अपनी लड़की के लिए कोई लड़का तलाश करना है ना, तो ये देख लें कि उस लड़के में मर्दाना खुसूसियत होनी चाहिए। अच्छा। अब मर्दाना खुसूसियत क्या है, आजकल तो ये भी मसला है ना कि आजकल के मर्दों में मर्दाना खुसूसियत की कमी है। अब मर्दाना खुसूसियत मैं किसको कह रहा हूँ, देखिए जो मर्द होता है ना, जो मर्दाना खुसूसियत है वो मिच्योर होता है, वो आम तौर पे धीमा होता है, फैसलों बात सुनता है, फैसला करता है, वो अपनी माँ को और बीवी को साथ लेके चलता है। यही मैच्योरिटी है ना कि माँ के कदमों में जन्नत है, बिल्कुल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बीवी की जिंदगी को जहन्नम बना दो। तो ये जो वन साइडेड स्टोरी सुनता है, इसको मैं कहता हूं कि ये मर्दों की ये खुसूसियत नहीं होती। ये आमतौर पे हमने मर्दाना खुसूसियत ये समझ ली है कि कितना गुस्से वाला है, कितनी बड़ी बड़ी मुच्छों को ताव दे के रखता है, कितना जी बदतमीज है, ये भी एक है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। असल में ये है कि मैच्योर होना चाहिए। इंतखाब कैसे करना है, मैच्योर होना चाहिए जी सबसे पहले, और उसके बाद जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी निभाने वाला हो, आपकी तीसरा जो है आपकी इज्जत करने वाला हो, अपनी बीवी को वैल्यू करने वाला हो। यहां पे ये भी तो मसला है ना कि बहुत सारे जो हैं इस रिश्ते में ये बदतमीजी करने को अपना हक समझते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। चॉइसेस के टाइम पे कैसे पता चलेगा कि बीवी को वैल्यू करने वाला हूं, वो तो शादी के बाद ही पता चलेगा ना। शादी से पहले वाले जो देखिए शादी से बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है। अच्छा, जब भी आपने किसी को परखना है ना, तो ये मैं आपको इस मामले में या इसके अलावा ये मैं आपको एक गोल्डन प्रिंसिपल बता देता हूं। देखिए जो लोग होते हैं ना, कुछ मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं या कुछ कह लें कि चालाक किस्म के लोग होते हैं, उनको बातें बड़ी अच्छी करनी आती होती हैं। ऐसे लोगों को शीशे में उतारते हैं ना कि सामने वाले बंदे को बेवकूफ़ बना लेते हैं। लेकिन आपको मैं एक गोल्डन प्रिंसिपल बता रहा हूं, किसी को भी परखने का इस रिश्ते में या किसी भी तरह से आप ना अपनी वाइब पे जाया करें कि आप क्या सामने वाले बंदे से क्या इंट्यूशन महसूस कर रहे हैं। ये आपको अल्लाह ताला ने एक सेंस दी है, इस पे जब आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका इंतखाब ठीक होगा। एक तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद जो है बाकी चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक ब्रेक के बाद। बिल्कुल हम आपको अभी बहुत से ऐसे पॉइंट्स बताएंगे कि जब शादी के लिए लड़का या लड़की की चॉइस की जाए तो उनमें कौन कौन सी खामियां या खूबियां जो हैं उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। सही पार्टनर का इंतखाब कैसे करना है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे बताइएगा अली साहब कि ये जो शादी होती है जिस वक्त हम चॉइस कर रहे होते हैं, इसमें मोहब्बत ज़्यादा अहम होती है या मिजाज और सोच का मेल दोनों पार्टनर्स के दरमियान? देखें जी, ये दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मोहब्बत भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ना मसला ये है कि हम मोहब्बत कहते किसको हैं। देखिए, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि जिसको हर शख्स अपने अपने लिहाज से देखता है। जो मिच्योर लोग होते हैं उनके लिए मोहब्बत का मतलब भी मिच्योर होता है, जो इमेच्योर लोग होते हैं उनके लिए मोहब्बत का मतलब भी इमेच्योर होता है। तो ये देखना ये पड़ेगा कि मोहब्बत होती क्या है। देखिए, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत होता है एहसास, दूसरे की केयर करना, दूसरे का इस तरह से एहसास करना कि उसकी खामियों कमियों के साथ उसको एक्सेप्ट करना, ना कि उसको टॉन्ट करना, टॉर्चर करना और उसको परफेक्ट होना की कोशिश करवाना या उससे ये एक्सपेक्ट करना। मोहब्बत ये होती है कि दूसरे के लिए आसानियां पैदा करना। तो जाहिर बात है जी, मोहब्बत तो होनी चाहिए, लेकिन सही वाली मोहब्बत की डेफिनेशन सही। ये जो आमतौर पे इमेच्योर मोहब्बत है, ये तो फिर आम वो है ना कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसी मोहब्बत के फिर ये नतीजे निकलते हैं। जहां तक आपने कहा कि मिजाज और दूसरी चीजें, देखें बात यह है कि रिश्ते उन्हीं के चलते हैं जिनके मिजाज आपस में मिलते हैं, जिनकी वैल्यूज आपस में मिलती हैं। आमतौर पर क्या होता है कि देखिए, ये आपने देखा होगा, ये मार्केट में एक नया आया है कि आप देखें कि ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि, सॉरी टू से मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, कि कुछ ऐसे मर्द हजरात जो फ्रॉडिये होते हैं और ऐसी औरतें जो फ्रॉडने होती हैं या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में होती हैं। अच्छा, शादियां उनकी भी होती हैं, चलती उनकी भी हैं, और फ्रॉडी और फ्रॉडन की शादियां अच्छी चल जाती हैं आपस में, ठीक है ना। लेकिन एक फ्रॉडिये की एक अच्छी बीवी के साथ या अच्छी बीवी की किसी शौहर की किसी फ्रॉडन के साथ शादी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि देखिए, फ्रॉड की भी शादियां चल जाती हैं, लेकिन मिजाज का जहां पे फर्क होता है तो वहां पे ये रिश्ते नहीं चलते। तो बहरहाल वैल्यूज जो हैं आपकी, कि आपके मिजाज कितना मिलते हैं, आप दोनों की वैल्यूज क्या हैं, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसमें मिच्योर वाली मोहब्बत हो तो फिर तो मैं कहता हूं क्या कहना, ऐसा रिश्ता तो दुनिया में जन्नत है कि अगर मिजाज भी मिलता है, आप वेल सेटल्ड भी हैं दोनों आपस में, और उसके बाद आपकी मोहब्बत भी है, तो मैं कहता हूं ये तो जी आपको इससे ज्यादा तो और अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें दूसरी बात, इसी से अगर हम इंतखाब पे चलें, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो देखिए कि अभी हम पहले बात कर रहे थे कि कैसे पता चलता है हमें। सबसे पहले ये देखिए, ये सबको मैं दोबारा कह दूं, अपनी गट फीलिंग पे जाया करें, अपनी इंट्यूशन पे जाया करें। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि सामने वाले इंसान से आपको क्या फीलिंग्स आ रही हैं। नहीं तो आजकल लोगों ने तो फिजा ऐसी चालाकियां माशरे में लगाई हुई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, मैं एक और आपको चीज बताऊं, एक मिसाल आपको चालाकियों की देता हूं, उसके बाद फिर हम जो दूसरा इस टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, ये आजकल ना आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल आपसे बहस कर रहे होते हैं, साथ तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, तस्बीह फेर रहे होते हैं दरअसल। अच्छा, तस्बीह पढ़ना तो अच्छी बात है, इबादत करना मैं भी करता हूं, सबको करनी चाहिए ना। अच्छा, लेकिन ये देखिए, कभी आपने ये नोट किया, ये मार्केट में नया आया है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स उसी टाइम पे आपसे बात भी कर रहा है और साथ साथ उसके हाथ भी हिल रहे हैं, तस्बीह भी फेर रहा है। ये तो इंसानी तौर पे नामुमकिन है, लेकिन हमने ऐसे लोग भी देखे हैं कि होते हैं। तो अब हम देखें कि जब आप किसी की जाहिर चीजों पे जाते हैं तो हम किस तरह से आमतौर पे धोखा खा जाते हैं। अब जी आ जाए इंतखाब पे कि किस, नहीं, अब अगर वो फेक सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ रहा है वो तो बात अलग है ना, मगर अगर हो सकता है कि वो सिर्फ अल्लाह के विर्द में रहना चाहता है और भले आपसे बात कर रहा है मगर बीच में ना कोई या अल्लाह या अल्लाह या अस्सलाम हो या नूर हो, कोई भी उसके काउंटिंग है, वो पढ़ना चाह रहा है कि वो जो भी है सुन भी रहा है, दुनियावी चीज़ में भी है और वो जो है ना दीन में भी है, तो वो शायद ये दिखावे वाला पकड़ा भी जाता है। ये मुमकिन है ऐसा कि फर्ज करें कि आप बात कर रही हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं तो साथ में पढ़ रहा हूं, ये तो मुमकिन है। लेकिन ये जो मार्केट में ये जो नया ट्रेंड आया है कि ये मुमकिन कैसे है कि एक शख्स आपसे बात भी कर रहा है, आपको जवाब भी दे रहा है और साथ साथ उसके हाथ भी हिल रहे हैं, मतलब ये मुमकिन इंसानी तौर पे नहीं है ना। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से एंकर्स जो होते हैं वो जब ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं, जब रमज़ान ट्रांसमिशंस आपने मोस्टली देखा होगा, तो उसमें लोगों के हाथ में तस्बीह भी होती है, काउंटिंग भी होती है, वो साथ साथ होस्टिंग भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं ना। तो खैर मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने ऐसे अभी किया नहीं है, मगर जो लोग शायद प्रैक्टिस में वो लोग करते हो।
फिजा ये इंसानी तौर पे मुमकिन नहीं है ना, जो हमें सुन रहे हैं, चलिए नीचे कमेंट करके बताएं हमें, क्या मुझे बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि अब मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, साथ में पढ़ भी रहा हूं, लेकिन अब देखिए मैं उनको ये आप फिनोमिनन ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि बात भी आपसे कर रहे होते हैं, साथ हाथ भी ऐसे ऐसे करके हिल रहे होते हैं। ये तो समझ में आता है कि कोई शख्स किसकी बात सुन रहा है, उसको लेट्स से 10 सेकंड मिल गए कन्वर्सेशन के दौरान, उसने पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है, मुमकिन है ऐसे। लेकिन आप देखें कि ये कैसे मुमकिन है कि एक टाइम पे आपसे बात भी की जा रही है और साथ साथ वो हाथ भी ऐसे करके हिलाया जा रहा है। मतलब आपके साथ अटेंशन भी नहीं है बात की, कि मतलब सुनना नहीं चाह रहे, रिस्पॉन्स नहीं देना चाह रहे, मगर पढ़ भी रहे हैं, मतलब मुमकिन फिजा ये मुमकिन नहीं है ना कि देखिए ना, मुझे मैं आसान कर देता हूं, ये कैसे मुमकिन है कि एक टाइम पे मैं इस तरफ भी देख रहा हूं और इस तरफ भी देख रहा हूं। देखिए ना, या तो मैं इस तरफ देख सकता हूं या इस तरफ देख सकता हूं, ये इंसान की लिमिटेशन है ना। इसी तरह से इंसान मतलब आप साथ साथ बात भी करें, आप साथ साथ नमाज भी पढ़ लें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वो वाली कहानी हाँ, होगी। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है नहीं, ना, नहीं, तो इस तरह से वो भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आमतौर पे हमने ऐसे लोग भी देखे हैं। तो अब देखिए लोग जो है ये किस हद तक जाते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। तो ये बात निकल आई उससे कि हमने अपनी इंट्यूशन पे जाना है कि कैसे हमें किसी को परख सकते हैं। अब आ जाएं जी कि किस बेसिस पे हमें इंतखाब करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि इंसान जो है ना, अपने पार्टनर का जब भी आप इंतखाब करें, माँ बाप करें या आप खुद करें, तो ये देख लें कि उसमें सबसे बुनियादी जो खुसूसियत है ना, वो जिम्मेदार होना चाहिए, वो जिम्मेदारी कबूल करने वाला होना चाहिए। ये नहीं है कि सुख का साथी है, थोड़ी सी जिम्मेदारी आई है तो जी उठ के जी भाग गया। अक्सर आमतौर पर हमने ऐसे देखे हैं, मैं क्या करूं, मुझे काम नहीं मिलता, कहां से करूं। ये बात आपको शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। हमदर्दी है ऐसे मर्दों के साथ मेरी, लेकिन ये बात आपको शादी से पहले सोचनी चाहिए थी। और ये बात अपनी बीवी को ना समझाएं, ये बात आप अपने 3 साल के बच्चे को समझाएं कि कहां से दूध पूरा करना है, कहां से खाना उसको खिलाना है। तो ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। एनीवेज, तो सबसे पहले जी क्या है जी कि रिस्पॉन्सिबल हो, जिम्मेदारी निभाने वाला हो, भागने वाला ना हो। उससे पहले बाद में जी मिच्योर होना चाहिए। जो भी इंतखाब करें वो उसमें जज्बाती तौर पे मिच्योरिटी होनी चाहिए। अली साहब, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, जो मुझे लगता है आपकी सारी बातों में मुझे एक पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए, कि जब हम अपनी बेटी का कोई इंतखाब करें किसी बंदे के साथ शादी करने के लिए, अगर सपोज़ वो जॉब पेशा बंदा है और उसकी आगे से तनख्वाह 50 या 55 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है, ठीक है, और आपकी जो बच्ची है वो उस घर में ब्याह के जाएगी। आजकल जो रेट है डब्बे का दूध, अगर आप मंथली बच्चे को पिलाते हैं, जो नॉर्मल कंपनी का कोई अगर ब्रांड का दूध है, तो 55-50 तो आपके डब्बे के जो दूध है एक बच्चे के उसमें चला जाएगा। तो फिर 50,000 या 55,000 की सैलरी वो अपनी आपकी बेटी को क्या खिलाएगा? ये भी सिलेक्शन में काउंट होता है कि आप ये देखें कि जहाँ पर आप शादी कर रहे हैं, बच्चे की जो सैलरी है लड़के की, और जिस तरीके से आपने लाइफ स्टाइल में अपनी बेटी को पाला है, तो क्या वो फिर अगर शादी के बाद वो बच्चे का तो 55 में तो सिर्फ दूध अफोर्ड कर सकेगा, तो वो सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा? इसके ऊपर भी काउंसलिंग और बैठ के पहले पूरी प्लानिंग की जाए, उसके बाद मेरे ख्याल से बेटी की शादी की जाए। हो सकता है लड़का बहुत अच्छा हो, कुछ इंतज़ार कर लें, कुछ वेट कर लें, या फिर ये सिचुएशंस पे पहले बात कर लें, ताकि शादी के बाद ये इश्यूज़ ना आए कि घर नहीं चल रहा, बच्चे का दूध का डब्बे का खर्चा 55,000 रुपये, तो फिर आगे हम क्या खाने को, हमारे पास कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत रेलिवेंट बात आपने की फिजा। इसी पे मैं आने वाला था कि एक हद तक उसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना। देखिए शादी करनी है ना, तो ऐसे तो नहीं कि किसी की लड़की को लाके खराब करना है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है कि आप एक हद तक स्टेबल हो। जब तक स्टेबल नहीं होते ना शादी करें। क्यों आपने किसी की बच्ची को लाके खराब करना? अब हमें अगर बैंक का लोन मिलता है तो पहले हम किस तरीके से लेते हैं? हम अपनी पहले सैलरी स्लिप्स देते हैं, स्टेटमेंट दिखाते हैं, हम बताते हैं हमारी ये मंथली इनकम है। मगर जब हम किसी की बेटी को शादी करने के लिए जा रहे हैं, लड़के की अगर तनख्वाह 50 या 55 है, तो वो झूठ बोलेगा मैं 2.5 लाख कमाता हूँ, तो वो उसके बाप के सामने अपनी स्टेटमेंट नहीं रखेगा कि ये देखें मेरी स्टेटमेंट है कि मैं जो हूँ ना 2.5 लाख नहीं, मैं 55 कमाता हूँ और मेरे पास बचता कुछ नहीं है, मेरे घर का खर्चा है, तो मेरे आने जाने की ट्रैफिक का 20,000 रुपये लग जाता है, पेट्रोल, ये वाली बातें नहीं बताएगा। तो फिर यही तो बात है। तो इंतखाबात के टाइम पे क्या बाप से पूछा भी जाए कि भाई जो लड़का है इसकी स्टेटमेंट जो है ना वो दिखाओ, उसके बाप से लड़के के, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर देखें पूछना में हर्ज तो नहीं है, लेकिन यही तो बात है ना कि हमने माशरे में एक फरसूदा रस्मात बना दी हैं, जिसमें हम पहले बात कर रहे थे कि अगर इतने आप वाइज हैं, इतने विजडम है आप में, तो ये फिर मसले क्यों हो रहे हैं? तो अगर हम थोड़ा सा अपने वक्ती तौर पे छानबीन ठीक तरह से कर लें जो आपने कहा, तो इसमें कोई मजाइके की बात नहीं है। लोगों को माइंड बाद में डिवोर्स होनी है, बाद में जो झगड़े पहले ही मसले को होने से पहले ही आप पकड़ लें, तो ये अच्छी बात है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। तो क्या हो गया फिजा कि मैच्योर हो, रिस्पॉन्सिबल हो, उसमें एक हद तक स्टेबिलिटी हो, और उससे भी बढ़ के सबसे बड़ी बात, वो इज्जत करने वाला हो, अपने इन लॉज की भी और आपकी बेटी की भी। ये मैं आपको एक बात बता दूं, जो शौहर
जो शौहर अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता वो मर्द ही नहीं है। जो शौहर अपने घर वालों से अपनी बीवी की इज्जत नहीं करवा सकता वो भी मर्द ही नहीं है। तो ये जो शौहर है ना, सबसे बड़ी इसमें जो खुसूसियत बाकियों के साथ जो हमने अभी खसाइस डिस्कस की है उसके साथ ये होती है कि इज्जत करने वाला हो। आप देखें कि उसको आप अपनी जो उस औरत को जिसको बीवी है, अगर आप उसको इतना ना भी वो टेक केयर कर सके जितने आप फाइनेंशियली वेल टू डू हैं, लेकिन अगर आप उसकी इज्जत करें ना, और ये सबसे बड़ी बात है, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं करते। अच्छा, फिर उसके बाद ये अभी हमने बात की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये डिफरेंट वैल्यूज जो होती है ना, वो एक जो कौवा और मैना का जो रिश्ता होता है ये आमतौर पे गलत चीजों की तरफ लेके जाता है। तो ये तो वो होगी खुसूसियत जिस बेस पे हमें इंतखाब करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी देखें कि किन खुसूसियत या किन बुनियादों पे इंतखाब नहीं करना चाहिए। ये भी तो एक मसला है ना, ये भी इंतखाब की एक किस्म है। किन चीजों की बुनियादों पे इंतखाब नहीं करना चाहिए? आमतौर पर होता यह है कि हम लड़के में वो चीजें देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अजी लड़के का खानदान क्या है, इसकी जात बरादरी क्या है, ये इसका कितना जी इसका दूसरे मामलात हैं, कितने वेल टू डू एंड ऑल दैट, जो कि रियल लाइफ में जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, फिर ये भी देखते हैं लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी कि जी बारात कहां पे आएगी, वलीमा कहां पे होगा, हमारा जो बच्चा है ये शादी के बाद आके किस घर में बैठेगा, ये भी देखते हैं रिश्ता तय करने से पहले। अब आप देखें कि इस चीज में ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ओ भाई, शादी के बाद कभी कभी अपने घर जाना नहीं तो अपने घर बैठना है उसने, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंतखाब में आमतौर पे। अच्छा, फिर उसमें ये देखते हैं पैसा कितना है। पैसे इंसान के लिए जरूरी हैं जिंदगी निभाने के लिए, गुजारने के लिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं होते। और फिर दूसरी बात यह कि इसी से मैं पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूं, बेटियों के खासतौर पे पेरेंट्स को, कि देखें सिर्फ पैसा देख के या ज़ाहिरी शानो शौकत देख के आप अपनी बेटी किसी ज़हनी मरीज के हाथ में ना दें, वो उसको ज़हनी तौर पे मफलूज कर देगा। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि लड़कियां जो हैं वो शादियों में स्ट्रक हो गई हैं, निकल नहीं सक रही। एक तो कुछ माशरे के कुछ जो मामलात हैं, उसके अलावा उनको ये होता है कि अगर हम इसमें से निकलेंगी तो हम क्या करेंगी, कहां पे जाएंगी, हमारा तो सहारा ही नहीं है। ये वालिदैन को मैं कहना चाहता हूं कि अपनी बेटी को इतना काबिल जरूर बनाएं कि उसको 2 वक्त की रोटी के लिए सिर्फ किसी इस वजह से किसी ज़हनी मरीज के साथ गुजारा ना करना पड़े कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगी इसके जुल्मो सिज़म से तंग आके तो मैं क्या करूंगी। ये वालिदैन अपनी बेटी को जहेज दे ना दें, इतना काबिल जरूर बनाएं कि वो। अच्छा, मैं एक तो जहेज़ के ख़िलाफ़ हूँ, दूसरा मैं जिस चीज़ के हक़ में हूँ ना वो ये कि मेरा वैसे बेटा कोई नहीं, मेरी तो एक ही बेटी है फ़िलहाल। तो मैं अगर बेटा भी होता मेरा तो मैं जो हूँ ना इस हक़ में थी कि मैंने अपने बेटे को कुछ नहीं देना, थोड़ा बहुत अगर दे दिया तो वो बस ठीक है उसके हिसाब से, बाकी वो खुद कमाए, खुद अपने पैरों पे खड़े हो, खुद बिल्ड करे सब कुछ। वो मेरे बलबूते पे ना हो कि माँ ने सब कुछ देना है, माँ का किया कराया, माँ का बना बनाया वो सब कुछ मेरी पॉकेट में आना है, ये नहीं मैं उसकी सोच में। मुझे ये था कि अगर मैं बेटा भी अगर मेरा हो तो मैंने सारी चीज़ें ज़्यादा जो है ना मोस्टली 80% अपनी बेटी को देनी थी। घर तो ख़ास तौर पर मैं कहती हूँ बेटियों को घर नाम किया करें, कोई मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, मैं कहती हूँ ये बात आपको अच्छी लगनी चाहिए। अपनी बेटियों को ब्याए ना तो उनको जहेज, शादी पे इतने खर्चे, मेहंदी के डांसेस पे इतने खर्चे, इतने खानों पे खर्चे, इतने पकवानों पे, इतने जेवरात पे खर्चे, इससे बेहतर ये अपनी बेटी को कोई प्लॉट दें, कोई ज़मीन दें, कोई छत दें, उसको घर दें, उसको सिक्योर करें। वो शादी के बाद भी उसका कोई घर नहीं होता, तो जब वो सिक्योर फील करेगी ना, अल्लाह ना करे कल को आपका साया रहे, मियाँ अच्छा रहे, मगर फिर भी अगर कोई ऐसे हादसे हो जाए, कोई बुरा फेज आ जाए तो उसके पास अपनी छत होनी चाहिए। लड़की के पास अपनी छत हो ना तो सिक्योर फील करती है। कहाँ जाके किस खानदान के लोगों के घरों को दरवाज़ा खटखटाएगी कि मेरे माँ बाप मर गए तो अब मुझे यहाँ पे रख लें, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे शौहर ने निकाल दिया। इसमें बिल्कुल फिजा, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बड़ी अच्छी आपने बात की। देखें बात यह है कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों को, बच्चा हो या बच्ची हो, उनको उनकी परवरिश अच्छी करे। देखिए अगर आपने अपने बेटे बेटी की परवरिश अच्छी करके उसको किसी काबिल बना दिया तो आपने उसको सब कुछ ही दे दिया। हम यहाँ पे सब कुछ बेटे को देते हैं, बेटे का है तो बेटी को नहीं सिक्योर करते। बेटी को सिक्योर नहीं करते, लेकिन आज हमने अपनी बेटियों को सिक्योर करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फिजा ये माशरा नहीं चल रहा, रिश्ते नहीं चल रहे। बेटियों की तालीम पे भी जो है ना पैसा इतना नहीं खर्चा करेंगे कि किसी के घर जाएगी, और बेटे की तालीम पे बड़ा पैसा खर्चा किया जाता है। आला तालीम के लिए उसको पैसे जमा कर करके प्लॉट बेच देंगे, सारी जायदादें जेवरात बेच देंगे कि बेटे
बेटे को भेजना सबसे बाहर। बेहतर काम माँ बाप अपनी बेटियों के लिए ये कर सकते हैं कि उनको किसी काबिल बना दे, काबिल बना दे, ताकि आज के दौर में आज के जरूरी दौर है। में बिल्कुल वो काबिल बना दे, ताकि उनको जिंदगी में कोई भी अप्स एंड डाउन आए तो जैसे मैंने बताया कि उनको किसी ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ इस वजह से गुजारा ना करना पड़े कि जी मेरा क्या बनेगा। एक तो ये चीज होगी, क्योंकि ये आज सबसे- गैरत वाला मर्द ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये बात आप जितनी बार आप कह चुके हैं ना, मैं तो उसको मर्द नहीं समझता जो औरत की इज्जत ना करे। साथ साथ मैं ये कहूंगी कि गैरत भी इंपॉर्टेंट है। आजकल गैरत वाला मर्द ढूंढना मुश्किल है बेटियों के देखिए लिए। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि जो गैरत वाला मर्द होता है ना, वो प्रोवाइड करने वाला होता है, वाकई। वो प्रोटेक्ट करने वाला होता है, और सबसे बढ़ के वो अब इज्जत करने वाला होता है अपने पार्टनर की। मुझे नबिया की भी एक बात बहुत अच्छी लगी थी। वो भले बहुत अजीब तरीके से चीज़ें कहीं और ही फेज में चली गई, मगर मुझे उसकी बात अच्छी लगी थी कि जो उसने कही थी कि, और बड़े सरूप से कही थी उसने, कि वो मुझे मर्द ही नहीं पसंद जो शादी करके अपनी बीवी को जो है ना दोस्तों में बिठाए, गैरों में बिठाए, मर्दों में बिठाए। ठीक है, ये बात उसकी थी बहुत अच्छी, मगर ये सारा जो है ना सीन कुछ और ही हो गया अभी उल्टा। हाँ जी, दरअसल एक्चुअली ना होता इसमें ये है कि आम तौर पे ये देखा ये गया है कि कहने और करने में बेसिकली आमतौर पे फ़र्क होता है। तो ये मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी देना चाहता हूँ कि देखिए बात ये होती है कि हम लोगों को उतनी बातें करनी चाहिए जितनी कि हम जो है वो खुद कर सकें। तो उसमें यह है कि हालांकि फिर होता क्या, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अक्सर ना फिर ये जो हम कभी कोई भी शख्स है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसमें होता पता क्या है, फिर लोग बड़ी बड़ी बातों से उनका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा फिर वो कहते हैं और लोग तो हमसे जल रहे हैं, लोग तो हमारा ये कर रहे हैं। ओ भाई वो जल नहीं रहे होते, वो आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये आपने किया क्या, आपने कहा क्या, बातें तो आपकी ये थी, बात असल में निकली क्या। तो देखिए असल में फिर ये अच्छा आप बातें करते करते नबिया को बात लगा रहे हैं, बुरी बात नहीं है। नहीं, मैं तो जानता भी नहीं उनको किन की बात आप कर रही हैं। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं कि देखें बात ये है कि असल में ना होता ये है कि हम ज्यादातर लोगों का ये भी एक मार्केट में नया आया, हम बातें करते हैं ऐसा मर्द चाहिए मुझे, ये मर्द होगा तो मैं कबूल है कहूंगी, ये मर्द होगा तो मैं साइन करूंगी, मुझे तो ये मर्द पसंद है। अच्छा जब बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, इसके दो पहलू हैं, और जब वो मर्द जिसके साथ शादी करते हैं निकलता है तो फिर लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर हम जी लोगों को जी बुरी जुबान भी बोलना शुरू हो जाते हैं। लोग जलते नहीं है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि बातें तो आपकी बहुत बड़ी बड़ी थी कि मुझे तो इस कल्चर में मर्द कोई पसंद ही नहीं आता, ओ भाई ये क्या निकला। तो लोग एक तो ये काम करते, इसमें कसूर आपका अपना ही होता है, तो ये हमें फिर बाद में लोगों पे नहीं कहना चाहिए। अच्छा उसमें देखें ना फिर वही बात आ जाती है ना कि हमें बातें वो करनी चाहिए जिस पे हम जो है वो पूरा उतर सके। तो मैं लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, देखें किसी का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर इंसान का एक मेंटल कैलिबर होता है, एजुकेशन हर बंदे की होती है, किसी का मजाक ना उड़ाएं। ठीक है किसी ने बड़ी बड़ी बातें की हैं तो कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही होता है तो बस कोई बात नहीं। लेकिन मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, देखें बड़ी बड़ी बातें ना करें। आप अपनी बड़ी बड़ी बातें करके ना तो क्या कर रहे हैं कि जो औरतें घरों में बैठी है ना, आखिर में फिजा एक बात करने चाहूंगा, जब जो औरतें बड़ी बड़ी बातें करती हैं ऐसा मर्द चाहिए, लोग उनका मजाक पता क्यों उड़ाते हैं, क्योंकि फिजा उसमें ये होता है कि मेरे पास नबीहा का नंबर है, मैं आपको दे दूंगी। जो बात मैं तो जानता ही नहीं उसको कौन है, पता नहीं। यही तो बात है। नहीं मैं नहीं मतलब मैं कहती हूँ नबिया को आज कौन नहीं जानता, कहते पता नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा सिर्फ एक छोटी, क्या वो एंकर है, क्या है क्या मतलब क्या है। ब्रेक के बाद मिलते नहीं, हैं बता आपको, दे। मैं आपको नंबर दे, मैं अभी कॉल मिलाती हूँ नबिया को, अभी मैं कॉल मिलाती हूँ। क्या वेलकम बैक। और नाज़रीन मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान हैं आज, वर्दा सिकंदर जो कि डाइटिशियन है, और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर इनसे बात करेंगे वो बात करेंगे यंग स्किन के ऊपर, कि अपनी स्किन को यूथफुल कैसे रख सकते हैं, जवान कैसे दिख सकते हैं। देखें आपके सारे आर्गन्स जिनके ऊपर मैं बात कर रही होती हूँ कि आपके जिस्म का एक एक आर्गन जो है ना वो यंग होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उसी तरीके से हमारी जो स्किन है वो भी बहुत यंग हेल्दी होनी चाहिए। मगर सिर्फ जो ऊपर से लूपा पेती जो हम करते हैं, जो क्रीम्स लगाते हैं, जो चीज़ें करते हैं, बेटा आ जाओ चलो आप आ ही गई हो तो आ जाओ कोई बात नहीं। वो जो स्किन से हम लूपा पेती करते हैं चेहरे पे, जो भी ऊपर स्किन के लगा रहे होते हैं, तो वो आपकी स्किन के ऊपर की लेयर के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। मगर जो हमारी स्किन को हेल्दी करती है वो ऊपरी स्किन पे कोई भी चीज़ लगाने से नहीं होती, बल्कि अंदर से आपकी स्किन
के लिए जो आप ग़िज़ा खाते हैं, जो डाइट लेते हैं, जो भी आपकी डिटॉक्स चीज़ें होती हैं, तो वो आपकी स्किन को यूज़फुल दिखाती हैं। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये समझने वाली बात है कि महंगी से महंगी क्रीम आपके चेहरे पे, आपके जिस्म पे, आपके हाथ पैरों पे काम नहीं करेगी जब तक आपकी स्किन अंदर से अच्छी नहीं होगी। और जैसे हिकमत में भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको पता है मिजाज के हिसाब से जो है ना वो आपकी सेहत का और आपकी जल्द का इलाज करते हैं, जिसमें खुश्क सर्द इलाज भी जो है ना वो बड़ा मौसर होता है कि खुश्क मौसम का इलाज कौन सा है और सर्द मौसम का इलाज कौन सा है, गर्म मौसम का इलाज कौन सा है। तो उसी तरीके से जब अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अब सर्दियों में स्किन को जवान रखने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को खाना है और पीना है कि हम यूथफुल लगें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। इतना खूबसूरत जोड़ा, और आपको देख के तो वैसे इंसान यूथफुल हो जाता है। अच्छा, ये जोड़ा मैंने खुद सिलवाया था मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरा ना दर्जी ने जोड़ा जला दिया। ये जो मेरा ट्राउज़र है ना इधर पूरी इस्त्री मार दी, Oops. तो ये पता कोई नहीं चल रहा, तो ये मैं ऐसे करके बैठ के शो निकाल रही हूँ। बट इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अच्छा। और खास तौर पे विंटर्स में ये वाले कलर्स वैसे ही आपके और पता है ये बड़ा सस्ता आया हुआ है मार्केट में कपड़ा, ये है विंटर्स का कपड़ा है। इट लुक्स लाइक जैसे वेलवेट नहीं होता उस तरीके का, उसकी फॉल इतनी प्यारी है, ये आराम से आपको मिल जाता है। मैंने तो ये 1800 रुपए में लिया था पूरा कपड़ा। वाओ, जबरदस्त, तो प्यारा है ना? बस मैं भी बनवाने वाली हूँ ऐसा। हाँ, ये दुपट्टा मेरे किसी और जोड़े का था, वो मैंने इसके साथ मैच कर लिया। और कंट्रास्ट इतना अच्छा लग रहा है, वो खूबसूरत सी जो लेस आपने लगाई है ना, तो उसके साथ इट्स लुकिंग अमेजिंग, है ना? तो ये बस 1800 और ये पुराना। हाँ, आपके पास भी जो पुराने दुपट्टे होते हैं ना वो मत फेंका करें, खासतौर पे जो प्रिंटेड दुपट्टे होते हैं, प्लेन भी बड़े काम आते हैं। जोड़ा नया सिलवा लिया करें, जो अच्छे दुपट्टे होते हैं ना ऐसे सिल्क के या कोई भी अच्छे मटेरियल के, वो संभाल लिया करें, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, और मुझे लगता है कि अपनी जो आधे से ज्यादा पैसा वो अपनी सेहत पे लगाया करें। दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट। कि हम लोग जोड़े तो बहुत एक्सपेंसिव बना लेते हैं लेकिन अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करते। और जब तक हम खुद हेल्दी नहीं होंगे, हम खुद फिट नहीं होंगे, तो हम कुछ भी पहन लें, कपड़ा तो ले वो लेंगे अपने सिल्को वाला, शाइनो वाला, Yes. मगर अपना ख्याल रखना छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक है। अमूमन मैं भी इसी तरह करती हूँ और हर कोई करता है। असल मुझे लगता है ये भी अवेयरनेस है कि याद दहानी करानी है हमने, इसीलिए आपको मधु किया है। सर्दियों में हम अपनी जो है ना स्किन को कैसे हेल्दी कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें खाना शुरू कर दें, पीना शुरू कर दें? अच्छा, सर्दियों में ना बड़ा फिज़ा आइडियली हमारे पास इतनी अच्छी ऑप्शंस मौजूद होती हैं जो हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करती हैं, हेल्दी रखती हैं, और सबसे ज़बरदस्त चीज़, अभी एक आप बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोल रही थी, यूथफुल। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, व्हाट वी ईट रिफ्लेक्ट ऑन आवर स्किन। कोई फ़ायदा नहीं आप लोग टॉपिकली अपनी स्किन पे जी क्रीम्स लगा लें, मेकअप्स कर लें, जब तक आपकी स्किन अंदर से अगर उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं मौजूद तो आपकी स्किन ना ग्लो करेगी और ना ही आपकी स्किन इन्हांस्ड और हेल्दी रहेगी। अच्छा, अब सर्दियां शुरू ये होते ही एक मिस्टेक जो हम सबसे पहले करते हैं वो ये करते हैं कि हम कहते हैं कि प्यास नहीं लग रही है, और हम लोग हर वो चीज़ खाना शुरू कर देते हैं जो गर्म है और डिहाइड्रेट स्किन को कर रही है। अब यूजुअली होता क्या है कि हम लोग सर्दियां आते ही लोगों की सर्दियों का, विंटर्स का लव जब आता है ना, तो उसके साथ लोग कह रहे होते हैं कॉफ़ी, चाय, गर्म मशरूबात जो है ना उनका जिक्र में कॉफ़ी और चाय को हम बहुत ऑन प्योरिटी रखते हैं। और सबसे बड़ी वजह, जब हम इसका मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, विंटर्स में ऑलरेडी स्किन डिहाइड्रेट हो रही होती है और इसका इस्तेमाल हमारी स्किन की डिहाइड्रेशन को बढ़ा देता है। तो इन विंटर्स में अपनी स्किन को हमने डिहाइड्रेट होने नहीं देना। तो अगर हम कॉफ़ी के अंदर कोई देसी घी इस तरह से कोई चीज़, बिल्कुल। ऑलिव ऑयल डाल के हाँ, पिए तो कोई प्रॉब्लम? वो कोई नुकसान नहीं, लेकिन यह है कि कॉफी की कंजम्पशन आपने ध्यान रखना है कि दिन में 2 मरतबा हो, बस। दैट्स जितनी भी सर्दी है। मैं आपको और बड़ी जबरदस्त ड्रिंक्स बताने लगी हूँ ना कि जो आप विंटर्स में मगर इस्तेमाल इसको छोड़नी भी नहीं है ना। जो अब मैं आपको बताऊं, जो कॉफ़ी फ्रीक है ना, कॉफ़ी उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कॉफ़ी के अंदर एक चीज़ होती है कि वो अपनी लत डालती है, वो आपको बॉडी में जाने के बाद वो कहते हैं कॉफ़ी एक बार किसी दोस्त ने पिलाई है, दूसरी बार आपको खुद पीने पड़ जाती है। हल्की सी होती है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब विंटर्स में बिल्कुल 2 बार आप दिन में जैसे कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इतनी ज़बरदस्त ड्रिंक्स बताने लगी हूँ, योर स्किन विल गेट यूथफुल, स्किन पे ग्लो रहेगा, स्किन वेल हाइड्रेट रहेगी। अब आपने जो सर्दियाँ हैं इनमें एक कोशिश ये करनी है, हमारे पास ऑरेंजेस का मौसम बहुत अच्छा है, मौसमी बहुत ज़्यादा मौजूद है, आपकी स्किन को वेल हाइड्रेट भी करेगा, तो कोशिश कीजिए ऑरेंज का जूस इस्तेमाल कीजिए। दिन में 1 मरतबा आप यखनी, ब्रूथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी स्किन को जो चीज़ लूज़ करती है ना, या हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी इफेक्ट होती है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है जब हमारी स्किन को कोलेजन और प्रोटीन नहीं मिल रहा होता। तो अब विंटर्स में ज़बरदस्त
ज़बरदस्त प्रोटीन जिसके अंदर कोलेजन की बड़ी अच्छी अमाउंट मौजूद है। फिश की कंजम्पशन आप विंटर्स में ज़रूर करें। अच्छा, अब फिश को ये नहीं है कि आप फ्राई कर करके खाते रहें और अपना वेट बढ़ा लें, आप उसको ग्रिल्ड फॉर्म में ले सकते हैं, स्टीम फॉर्म में ले सकते हैं, और उसकी खाल को आपने रिमूव नहीं करना, क्योंकि उसकी खाल के अंदर ये जो हम फिश ऑयल लेते हैं, कोलेजन कैप्सूल्स लेते हैं, वो सब उसके बने हुए हैं। क्योंकि लोग कहते हैं ना ओमेगा 3, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च की थी, तो मैं मछली बहुत खाती हूँ, 12 महीने हमारे घर में मछली पाई जाती है ज़बरदस्त। तो ओमेगा 3 जो है ना, वो कहते हैं ना लोग सबसे ज़्यादा फिश में पाई जाती है। वो फिश में पता है क्यों पाई जाती है? वो इसलिए पाई जाती है कि जो समंदर में वो जो पौधे होते हैं ना, जो समंदरी जितने भी पौधे होते हैं, जो ग्रीन्स वाले पौधे होते हैं, जिनकी शक्लें बड़ी टॉर्च वाली होती हैं, ब्रोकली वाली होती हैं, इस टाइप के पौधे, वो उधर वो उस पौधों को खाती हैं मछलियाँ। हाँ, वहाँ उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना ओमेगा 3 होता है, और वो मछलियों के अंदर जाता है। इसलिए जब मछली हम खाते हैं तो हमें बड़ा फ़ायदा देती है। आजकल मेरी एक वो रील बड़ी वायरल जा रही है, मैं आपको उसमें बता दूं, नीचे लोगों ने मुझे बंगालन अगर मैं हूँ भी, मैं हूँ नहीं वैसे, अगर मैं हूँ भी तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपने मुझे नीचे बंगालन लिखना शुरू कर दिया। मेरा एक शेफ भाई आए थे यहाँ पे, हमजा भाई, वो मछली पका रहे थे तो साथ में सर पड़े हुए थे। मैंने कहा मैं मछली का सर इतने शौक से खाती हूँ। सिरे, और आपको पता है कोलेजन और उसके साथ जो उसका लीन प्रोटीन मसल्स के लिए बड़ी जबरदस्त मैं तो मछली का सर खाती हूँ, बचपन से खाती आ रही हूँ, और मैंने तो ऐसी ऐसी मछलियाँ खाई हैं। तो आप सर की बात करें, ये नाखून के बराबर की मछली भी खाई हुई है मैंने, और वो इतनी मिकदार में बनती है, उसमें कोई हड्डी शड्डी नहीं होती है। वो मुंह में जाके अगर कोई ऐसा आपको कहीं काटा फील हो तो आप साइड पे रखते जाते हैं, इस तरफ से खाते जाते हैं। वो एक टेक्निक होती है, खाने वाले को पता होता है। हम तो खाते हैं तो हमें पता है। बड़ी मछलियाँ खाई है मैंने, सुटकी मछली हो गई, मछली का सर हो गया, हर किस्म की मछली। मगर आप जो है ना, ये जो सर फेंक देते हैं, इसमें बड़ी ताकत होती है, इसमें मजाक ना उड़ाए मेरा। ये सर्दियों में तबर्रुक है, आपके लिए इलाज है आपका। एग्जैक्टली और यही फिर हम लोग पूरा साल कह रहे होते हैं हमारी स्किन लटक गई है, हमारे पट्टे लटक गए हैं, तो विंटर्स में हमारे पास इतना अच्छा एडवांटेज है, नेचुरल फॉर्म में हमारे पास इतनी जबरदस्त ऐसी। और आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मैं तो कहती हूँ उनको यखनियाँ निकाल के, सर की यखनियाँ, मछलियों के सर की यखनियाँ पिलाएं। और आपको पता है वो लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला है, गुर्दे का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला, सॉरी ब्रेक आ गई। ओके जी, ब्रेक के बाद मसला है ना, आपको डॉक्टर को दिखाएं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि हम अंदर से अपनी स्किन को हेल्दी और खूबसूरत जवान कैसे दिखा सकते हैं। उसके लिए क्रीम की लोपा पोती नहीं होगी, उसके लिए अंदर से हमने स्किन को अच्छा दिखाना है। एक तो आपने बता दिया ये सारा कुछ जो हम बात कर रहे थे, ओमेगा 3, फिश हो गई, उसके अलावा और कौन सी चीज़ें ऐड करें? उसके अलावा जो डिहाइड्रेट हमारी स्किन को करती है, हम लोग क्या करते हैं कि मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा लगा रहे होते हैं, बट स्टिल लोग कहते हैं कि हमारी स्किन की हाइड्रेशन सेटल नहीं हो रही विंटर्स में। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विंटर्स में हमने देसी घी का और जैतून के तेल का इस्तेमाल अपनी खुराक के अंदर लाजमी शामिल रखना है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को होता है कि विंटर्स में वैसे ही हम लोग पंजीरियाँ खा लें, उनमें देसी घी शामिल कर लें, या फिर देसी पराठे सुबह खा रहे हैं उनमें देसी घी शामिल कर लें। अच्छा, अब देखिए आपने अपना वेट भी मेंटेन रखना है, हाइड्रेशन भी पूरी रखनी है, स्किन को भी ठीक रखना है, यंग भी रखना है। अब इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब आप बैलेंस किस तरह कर सकते हैं? चलें मैं आपके शो पे सर्दियों के आगाज़ में ही एक ज़बरदस्त विंटर्स का डाइट प्लान बता देती हूँ कि जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें एश्योर भी हो जाएंगी और आपकी जो विंटर है वो बड़ा खूबसूरत भी होगा और आप उसमें फिट भी रहेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ये करना है कि आपने अपने दिन का आगाज़ विंटर्स में भी कोशिश करना है गट रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि हम सो बहुत ज्यादा रहे होते हैं, तो अपने दिन का आगाज फाइबर ही से करना है। अब फाइबर वो आप किसी गर्म सूरत में ले सकते हैं, वो इस तरह ले सकते हैं कि आप दालचीनी, सौंफ, इलायची और उसके साथ थोड़ा सा इसबगोल का छिलका, वो आपने पहले जब पानी में सोख करके रात को रखा हुआ इसबगोल का छिलका सुबह उसमें मिक्स करके इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं नाश्ते में। अब नाश्तों में सर्दियों में दिल करता है कि हम लोग पराठे की सूरत में कोई चीज़ लें, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मल्टीग्रेन फ्लोर का कोई भी जैसे जिसमें जौ का दलिया हो, गंदम शामिल, मल्टीग्रेन आटे की 6 इंच की रोटी और उसके ऊपर आप 1 चम्मच चाय का चम्मच के बराबर देसी घी का डालें। कोशिश करें कि उसे तवे पे फ्राई ना करें, क्योंकि वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है, मोटापे का बाइस बनता है। साथ आपने क्या करना है कि आप 1 अंडे का ऑमलेट ले लें, और बहुत सारे घरों में सर्दियों में मुरब्बों का ट्रेंड होता है, तो आप अगर मुरब्बे का इस्तेमाल करना भी है तो कौन सा मुरब्बा? किसका? गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा। अक्सर विंटर्स में लोगों के घर बड़ा आमले का मुरब्बा भी बनता है। आमले का मुरब्बा तो बहुत जबरदस्त आमला तो तबर्रुक है सर्दियों में। यूथफुल स्किन के लिए आमले से बेहतरीन चीज कोई नहीं है। बहुत अच्छे आए हुए वो आमला
गला पकड़ लें, जल्दी पकड़ लें, से। सस्ते वो भी हैं। लोग जिनकी स्किन में इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी हुई है, स्किन ढली जा रही है, पट्टों का दर्द नहीं जाता, तो आंवला बिल्कुल मैं कहती हूँ मैंने तबरुक से कम। आंवले का अचार भी बनाया है अभी सरसों के तेल में ना, मैं उसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्दी बताऊंगी किसी दिन मॉर्निंग शो पे स्टार्ट करते वक्त। Yes. इतनी अच्छी चीज़ है, एक तो बहुत खट्टा नहीं होता कि आपका गला खराब हो जाए, सर्दियों बिल्कुल। में बहुत खट्टे से गला भी खराब होता है ऐसे ही है। ना, वो नहीं है। तो आंवला आप कहती हैं बेस्ट है ना सर्दियों में? बेस्ट है सर्दियों में। उसके बाद जी आपने 11-12 बजे 2 मौसमी या 2 किन्नू इस्तेमाल करने हैं, प्लीज 8-8 10-10 मौसमी इस्तेमाल आप नहीं करने। जूस नहीं कह रही है जूस इसका नहीं, मतलब? विद फाइबर आपने क्या करना है कि मौसमी 2 ले लें या फिर किन्नू ले लें या ऑरेंजेस, अब मुख्तलिफ वैरायटी में। वो लोग जिन्होंने वेट लॉस करना है, शादियां आ रही हैं या अपनी शादी है, ग्रेप फ्रूट इज एन आइडियल थिंग फॉर देम। मैं अक्सर जी वेट लॉस के इंजेक्शंस पे बहुत बात कर रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि सर्दियों में जो ग्रेप फ्रूट है, इसको हम कहते हैं फैट कटर फ्रूट। समझे, ये आप एक नेचुरल टीका, अगर आप डेली ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल, 2 ग्रेप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल वेट लॉस बहुत अच्छा होगा। बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा है। उसके बाद दोपहर का वक्त आ जाता है, अभी भी हम बात कर रहे थे, मछली बहुत ज़बरदस्त है, तो आप मछली को क्या कर सकते हैं, 2 स्टीम कर लें फिश के पीसेस को, जो कि तकरीबन 2 से 3 आउंसेस के बराबर हो जाए, और उसके साथ जितनी आपके घर में सब्जियां मौजूद हैं उन्हें सौते कर लें, उन्हें सैलड की फॉर्म में बना लें और दोपहर में इस्तेमाल कर लें। असर के वक्त आपने क्या करना है, आप कॉफ़ी पर्सन है, आप कॉफ़ी लें, चीनी के बगैर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पर्सन है, आप चाय का इस्तेमाल करें, बट प्लीज़ टी वाइटनर्स के साथ, ना चाय इस्तेमाल करनी है ना कॉफ़ी इस्तेमाल करनी है। नेचुरल मिल्क आप अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी या कावे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप लोग 3 से 4 जो है वो आप कोशिश करें, जैसे बादाम की गिरियाँ, कैशू नट, नॉन सॉल्टेड नॉन रोस्टेड नट्स की 1 फिस्ट जो आपके हाथ के बराबर बनती है, वो आप इस्तेमाल कर लें। हाँ जी, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप अगले बल्कि विंटर का जो होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक रेसिपी क्रिएट करके बताऊंगी आपको किस तरह के सुपर फूड्स या सुपर बार्स विंटर्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गो फॉर अर्ली डिनर्स। विंटर्स में चूंकि हम बिस्तर में जल्दी घुस जाते हैं, जिसकी वजह से खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, और बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन, गट के मसाइल सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जी 7 बजे बिस्तर में घुस गए और उसके बाद डिनर भी बिस्तर में चल रहा है, रात की स्नैकिंग भी बिस्तर में चल रही है, वो जो पीनट्स वाला ड्राई फ्रूट्स वाला सेशन है वो भी, बस होता है कि पाव को रजाई के अंदर डाल लें, बिस्तर पे बट आप देखिए आप इतना सारा खाना अगर बिस्तर में लेट के खाएंगे तो कैसे डाइजेस्ट होगा। तो इसलिए आपने अर्ली डिनर, मगरिब के फौरन बाद 7 बजे तक अपना डिनर कर लें। डिनर में आप 1 चपाती या फिर रोटी या फिर चावल इस्तेमाल करने हैं तो ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। उसके साथ जो भी आपके घर सालन बना हुआ है उसकी क्वांटिटी का खास ख्याल रखें। ऑलिव ऑयल या फिर देसी घी में उसको पकाएं, और अगर आप वेट लॉस वाले प्रोसेस में ऑयल को हटा के इस्तेमाल करें। तो मकई की रोटी या बेसन की रोटी, बेसन की रोटी, साग की रोटी, और फिजाई हाईली रिकमेंड यू हम एक स्पेसिफिक शो सिर्फ विंटर्स की रोटियों पे करें कि इतनी जबरदस्त बेसन की रोटी और मेथी की रोटी, आजकल इतनी हेल्दी रोटी की ऑप्शंस हमारे पास हो जा सकती हैं कि हम लोग सादी रोटी से इतना बोर हो जाते हैं। तो विंटर्स एक बड़ा, तो ये मैंने बड़ा जबरदस्त और आसान सब डाइट प्लान बता दिया। इसके साथ पानी का भरपूर इस्तेमाल करें, वॉक करें और प्लीज खुश रहें, तो जिससे आप बड़े जबरदस्त। बस वर्दा के साथ जो नेक्स्ट शो है ना वो हम यही करेंगे विंटर्स की रोटियों के ऊपर कि कौन कौन सी रोटियां खाएं और कौन सी हमारे लिए जो है ना फ़ायदेमंद है। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। अच्छा, हम रोटियों की बात कर रहे थे, इसमें साग के बारे में भी पूछूंगी। सर्दियों में अब साग तो कोई नहीं छोड़ सकता, तो साग क्या स्किन के लिए काम करेगा? बिल्कुल, साग भी हमारी स्किन के लिए काम करेगा। और उसके बाद जितनी सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां सर्दियों में यूजुअली हमने देखा है, पालक मौजूद होती है, मेथी मौजूद होती है, साग मौजूद होता है। अब इन तमाम ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ख़ासतौर पे जो विंटर्स में, इनके अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस की बहुत अच्छी तादाद मौजूद है। B6, B9, B12, आयरन की बहुत अच्छी तादाद मौजूद है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका विंटर्स में कलर बहुत पील हो जाता है, ठंड कई लोगों से बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। तो अब उसके लिए जो साग और मेथी है,
इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी की थर्मोजेनेसिस को मेंटेन करने में, यानी सर्दी से बचने में मददगार साबित होते हैं। तो बिल्कुल आप साग, मेथी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें आप रोटी के साथ, और इसके अंदर अगर थोड़ा सा इसमें देसी घी डाल लेते हैं तो ये बड़ा हेल्पफुल है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ आयरन की अब्जॉर्प्शन जितनी बेहतर होगी उतना हमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सर्दियों में सांस लेने का प्रोसेस वो बेहतर होगा, और उसके साथ कुव्वते मुदाफ़ियत जो है वो बहुत बेहतर होती है साग से, पालक से, मेथी से। तो जिससे अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है विंटर में वो बहुत बेहतर होगी। अच्छा फिजा, एक मसला बहुत होता है कि यूजुअली जो लोग नहीं भी बीमार होते ना, सर्दियों के मौसम में लोग थोड़े थोड़े दिन बाद, हफ्ता गुजरा है, फिर बीमार हो रहे हैं, जिस्म में दर्दें निकल रही हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि विंटर्स में कुछ ऐसे फूड्स ऐड किए जाएं जो कि हमारी कुव्वते मुदाफ़ियत को इम्प्रूव करने में हेल्प करें। उसमें अब मैं कुछ फूड्स बता देती हूँ। वो लोग जो छोटे बच्चे हैं आपके घर 5 साल से नीचे हैं, घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर आप एक वर्किंग वुमन है और उसके साथ आपने घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, जिसकी वजह से आपके फिजिकल एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए बहुत अच्छी 2-3 जो है वो फूड्स हैं। सबसे पहले ये है कि आपने इस सूरत हाल में कोशिश करनी है कि 1 गिलास नीम गर्म पानी और उसके अंदर आप 1 चाय का चम्मच शहद का, खालिस शहद का मिला के इसका इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी। उसके साथ कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं इम्यूनो बूस्टर्स फूड है, जिसमें हमारे पास खजूर आ जाती है, जिसमें हमारे पास ये मिक्स सीड्स हैं, 6 मगज़ जिन्हें आम जुबान में कहा जाता है, ये आ जाते हैं, और देसी घी आ जाता है। ये तीनों ऐसे फूड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हेल्दी और इस तरह प्रोटीन्स को इस्तेमाल करें जिसमें हमारी बॉडी को कंप्लीट प्रोटीन इस्तेमाल करें। अब हमारे पास 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एनिमल प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब अक्सर औकात क्या होता है कि कई लोग सिर्फ दालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। दूसरी तरफ हमारा जो पंजाबियों में कल्चर होता है जिसे हम गोश्त खोर कहते हैं कि गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, दाल, चने, लोबिया। अब इस वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में एक जो किस्म का प्रोटीन है वो वेल अब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। तो कोशिश करनी है वो लोग जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर नहीं, मसल स्पैज़म बहुत ज़्यादा होता है, पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों के मसले हल नहीं होते, तो आपने दोनों प्रोटीन्स को कंबाइन करके लेना है, जिसमें हम कहते हैं कि कंप्लीट प्रोटीन होगा और मैक्सिमम अब्जॉर्ब होगा। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसमें शामी कबाब का इस्तेमाल, रेसिपीज़ बता, शामी कबाब जिसमें प्लांट बेस्ड भी आ जाएगा, एनिमल, अंडा गोश्त हो सकता है, हलीम हो सकती है, गोश्त भी आ जाता है, दालें गोश्त भी हो सकता है। आप जौ का दलिया उसके अंदर अंडा जो है वो डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मैक्सिमम बीफ की, मटन की यखनियाँ, बोन्स की वो हो सकती हैं हमारे पास। उसके अलावा जैसे दाल बना रहे हैं तो दाल के अंदर साथ गोश्त डालें, ताकि वो जो आप प्रोटीन ले रहे हैं वो आपकी बॉडी में मैक्सिमम जाके अब्जॉर्ब तो हो, ताकि आप जो है वो हेल्दी सर्दियां गुजार सकें। हाँ, तो ये प्रोटीन इंटेक नहीं होती है, इसी वजह से कोलेजन भी जो है आपकी स्किन में गिर जाता है। बिल्कुल, कोलेजन भी गिर जाएगा, और कोलेजन और प्रोटीन दोनों ने साथ साथ काम करना कोई होता है। जाते जाते जल्दी से कोई डिटॉक्स ड्रिंक बता दें जो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर्दियों में। सर्दियों में एक बड़ी ज़बरदस्त डिटॉक्स ड्रिंक बता रही हूँ। करना ये है कि आपने, हम लोग कहते हैं ABC जूस, A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट, और ये तीनों चीज़ें सर्दियों में मौजूद होती हैं। इन तीनों चीज़ों का जूस निकालें और इसके अंदर थोड़े से अदरक के स्लाइसेस और पुदीने के पत्ते शामिल कर लें। चिया सीड भी डाले जा सकते हैं, 1 चाय का चम्मच शहद का आप डाल सकते हैं इसको फ्लेवर इन्हांस करने के लिए। हल्का सा ब्लैक पेपर डाल के इस ड्रिंक को लगातार आप 13 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉपर वो जो बचपन में हम अपनी नानी दादियां देखते थे ना जिनके गाल नेचुरल ब्लश ऑन हमेशा रहता था, तो आप अगर इसका 13 दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपके गालों पे भी नेचुरल ब्लश ऑन आ जाएगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच वर्दा, बहुत अच्छा शो, बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं आपने। और जाते जाते एक छोटी सी ड्रिंक मैं भी बता दूँ क्योंकि मैं पीना भी आज भूल गई। कुछ भी नहीं किया, सुबह सुबह सिर्फ सादे गर्म पानी में, ऐसे आपको मैं दिखा नहीं सकती मगर ये देखें, सादे गर्म पानी में बस ये लौंग, ठीक है, दीज आर द लौंग्स, ऐसे आपने सादे गर्म पानी में डालनी है और उसके बाद
आपकी मर्जी है, हबस्कस डाल दें, कोई ग्रीन टी के पत्ते डाल दें, पुदीने के पत्ते डाल दें और उसको पी लें। अच्छी है ना ये भी? बहुत अच्छी है, देख बहुत लिया? अच्छी, चलिए ये आप ट्राई करके देखिएगा रोज सुबह सुबह, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।